तो आज का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पावलोव का एक बहुत फेमस थ्योरी है लर्निंग का, उससे संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इवान पावलोव के बारे में जान लेते हैं। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जो ये वर्क था, ये अपना एक रिसर्च वर्क था फिजियोलॉजी में, यानी कि शरीर विज्ञान में। और जो एरिया ऑफ रिसर्च इनका था, या एरिया ऑफ स्टडी कह लीजिए उसको, था वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दो बातें यहाँ से याद रखनी है। पहला तो इवान पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और दूसरा ये एक शरीर विज्ञानी या फिर फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम कर रहे थे। और डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करते हुए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये प्रश्न 2012 के नेट की परीक्षा में आया था, जो कि दिसंबर में हुई थी, कि इवान पावलोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान में नहीं दिया गया था। जनरली क्या होता है कि बच्चे क्योंकि मनोविज्ञान में पढ़ रहे हैं हम इसको, तो हम मनोविज्ञान को ही टिक कर देते हैं, यानी कि साइकोलॉजी को ही टिक कर देते हैं। तो साइकोलॉजी में नहीं मिला है इनको, फिजियोलॉजी में मिला है। ठीक है, अब आते हैं साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में इनके। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली बात कि इवान पावलोव का जो सिद्धांत है उसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो दो बहुत फेमस नेम इनके हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है टाइपेस थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, बट उन नामों की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक, वो अगर आप नेट वगैरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसका डिस्कशन मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक नाम, करीबन 6 to 7 नेम हैं इनकी थ्योरी के, वो सब डिस्कस किए हैं और उनका रीज़न भी डिस्कस किया है। तो फिलहाल पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है यूटेट के लिए कि इवान पावलोव के सिद्धांत का नाम क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग या टाइपेस, और इसका उल्टा कर लीजिए तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो इवान पावलोव। अब आते हैं हम, इनका सिद्धांत हमारे वर्तमान समय में किस प्रकार से सार्थक है, मतलब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पावलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन। तो आप लोग जानते ही होंगे कि फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, वहाँ पर शेड्यूल है ना, यानी कि समय सारणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और समय से विद्यालय आना, समय से प्रार्थना सभा में रहना, और साथ ही साथ जो भी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ क्लास के होती हैं हमारी, चाहे वो 30 मिनट की क्लास हो, 45 मिनट की क्लास हो, है ना, तो पीरियड बाय पीरियड हर क्लास को अटेंड करना, होमवर्क करना, ये सब क्या है, ये एक डिसिप्लिन है, यानी कि अनुशासन है, जो कि एक फॉर्मल एजुकेशन लेने वाले किसी भी विद्यार्थी को फॉलो करना होता है। तो इवान पावलोव का ये सिद्धांत हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसा कि इससे पहले के जो दो सिद्धांत थे, और आपने देखा कि फ़िलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक हमारा रिवीजन डिस्कशन है, जहाँ पर हम कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फैक्ट्स तो आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिए गए हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आज की इस थ्योरी में जो फैक्ट है वो ये है कि हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है। इसी सिद्धांत में एक टर्म यूज़ करते हैं इवान पावलोव, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि उद्दीपन सामान्यीकरण। तो चलिए, उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है इसको समझते हुए अपना सिद्धांत आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक रूम लिया, उसमें एक डॉग को इन्होंने बांधा, और आप देख सकते हैं कि जो इसका सलाइवा है या फिर जो इसकी लार है उसको कनेक्ट किया है। ठीक है, मेज़रमेंट के लिए पूरी मेज़रमेंट हो रही है। तो पहले ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में कुछ इस कदर है कि इवान पावलोव ये जानना चाहते थे कि जो भी कुत्ता है ना, या कोई भी व्यक्ति है, उसका जो लार का जो क्वांटिटी होता है, कोई किसी पर्टिकुलर फूड के अगेंस्ट ही वो रहता है। मतलब कि अगर आप सामान्य रूप से समझें, तो जब आपको भूख लगी हो और आपके पसंद का खाना बन रहा हो किचन पे,
या फिर जहाँ भी आप रेस्टोरेंट में गए हुए हैं वहाँ पर आपके फेवरेट फूड आपने ऑर्डर किया हो और आपको बहुत भूख लग रही है और फूड आपके सामने आता है तो आपके मुंह में पानी आता है, वाटरिंग बोलते हैं उसको, है ना, माउथ वाटरिंग वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं लार का आना। जानवर में क्या होता है, लार टपकने लगती है, जैसे कुत्ते में भोजन को देख करके लार टपकेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं पावलोव यहाँ पर, मीट लेकर के आते हैं और मीट की खुशबू से लार टपकना स्वाभाविक है और वो टपकती है और उसका मेज़रमेंट ये कर लेते हैं। अब खाने की वजह से लार टपकना तो मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे, स्वाभाविक है और हर किसी व्यक्ति के साथ ये होता है। ठीक, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे स्वाभाविक घटनाएं होती हैं जहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक अनुक्रिया देखा जाता है। खाने को देखकर यानी भोजन को देखकर लार टपकना, तो भोजन यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपन है, जबकि लार का टपकना एक अनुक्रिया है। थकान लगने पर सो जाना, तो थकान का लगना एक स्वाभाविक उद्दीपन है और थकान लगने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोना एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। भूख लगने पर खाना मांगना, भूख लगना स्वाभाविक अनुक्रिया है और भूख लग रही है तब खाना मांग रहे हैं तो भूख लगना स्वाभाविक उद्दीपन है और खाना मांगना स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसी प्रकार से नींद पूरी होने पर उठना, ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, हम लोगों की हैबिट होती है, कोई मॉर्निंग में 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। कुछ दिन तक कंटिन्यूसली सेम टाइम पर उठने के बाद ये हमारा शेड्यूल बन जाता है या हमारी हैबिट बन जाती है। आपने देखा होगा शुरुआत में, अगर आप 5 बजे उठने के हैबिचुअल हैं तो शुरुआत में आपको अलार्म लगाना पड़ता होगा या आपके घर का कोई मेंबर आपको उठाता होगा। लेकिन जब आप 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूसली 5 बजे उठ रहे तो आप बिना अलार्म के भी आपकी नींद अपने आप ही 5 बजे खुल जाती है। बोलो ऐसा होता है या नहीं होता है, बताइए। यस सर। हाँ, तो सुबह 5 बजे उठने से कोई संबंध नहीं है, हमारे उठने का संबंध होता है हमारी नींद के पूरे होने से। क्योंकि जब आप खुद सोचो ना, सपोज दैट कि आज कल संडे है, कल छुट्टी है आपकी, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाली नहीं, आप अकेले रहते हैं, आप सोए हुए हैं, तो जब आपकी नींद पूरी होगी ना, अपने आप ही आप उठ जाएंगे, फिर आपको नींद ही नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि हम मॉर्निंग में उठते हैं और फिर हमको नींद आती है, तो इट मीन्स कि उस समय आपकी जो थकान है वो दूर नहीं हुई है, यानी कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। और सामान्यतः आप लोग जानते ही हैं कि 8 घंटे की नींद होती है इंसान की, तो 8 घंटा सो करके अपने आप ही नींद हमारी खुल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं मैंने आपको बताई अभी, जहाँ पर आप स्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध देख रहे हैं। यानी स्वाभाविक उद्दीपन का मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है ना उसके पीछे, बिना किसी कंडीशन के वो हो रहा है। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, और दूसरा, जब हमको हैबिट डाली जाती है कि सुबह 5 बजे अलार्म लगाना है, उठना है और हमारी आदत बन गई है अब 5 बजे उठने की, वो होता है कंडीशनिंग हो गई है। आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल टाइम पे जब आप स्कूल जाया करते थे या फिर बीएड जब आप करते थे, रेगुलर क्लास अगर आप करते होंगे तो ऑटोमेटिकली 8, अगर 9 बजे का आपका कॉलेज है तो 8 बजे ही आपको मतलब एक मेंटल अलार्म आपको बच जाता होगा कि हाँ भाई नहीं, अब स्कूल कॉलेज के लिए निकलना है। और अगर 2 बजे छुट्टी का समय है तो 2 बजे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन जैसे ही 2 बजा और छुट्टी नहीं होती है तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है यार कि 2 बज गया, छुट्टी नहीं हो रही है। आप बार बार वॉच देखते हैं, फिर आप पूछ लेते हैं टीचर से कि आज तो 2 बज गया, छुट्टी हो क्यों नहीं रही है। ऐसा ही तो होता है ना हम लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, देख लेते हैं कि शुरुआत में पहले अटैम्प्ट में जो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा ये, क्योंकि सिर्फ फैक्ट को डिस्कस करना ही काम नहीं है। कोशिश की जा रही है कि मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू आपको समझाया जाए। ठीक, और नहीं समझ में आता है तो आप निश्चित रूप से आप अपना जो भी डाउट है वो लिख सकते हैं या कह सकते हैं। तो होगा क्या कि पहले अटैम्प्ट में सिर्फ
फूड लेकर के आया गया और उस फूड की खुशबू से या कह लीजिए फूड को देख करके जो कुत्ता है उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हुई। सेकेंड अटैम्प्ट में फूड लाया गया यानी कि मीट लाया गया और उसके साथ बेल बजाई गई। तो अभी बेल का कोई कंसेप्ट डॉग के ब्रेन में नहीं आया है, बट अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो जो कुत्ता है वो बेल को भी कहीं ना कहीं सुन लेता है। तो फिलहाल जो लार का टपकना है वो फूड की वजह से हो रहा है। थर्ड अटैम्प्ट में पहले बेल बजाई जाती है, तो और बेल बजने के जस्ट आफ्टर क्या होता है, फूड लाया जाता है। तो अभी भी जो सलाइवा जो है आपका, सेलिवेशन जो है आपका, वो फूड की वजह से ही हो रहा है, अभी भी वो बेल की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन अभी 2 अटैम्प्ट में बेल की साउंड उसके ब्रेन में घुस चुकी है और एक एसोसिएशन डेवलप हो चुका है बेल की साउंड का फूड के आने से। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बचपन में, अब तो आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता है, जैसे सॉफ्टी वाला या फिर कुल्फ़ी वाला या फिर गजक वाला जो हमारे घरों में आया करता था, हमारी घर की गलियों में आया करता था, जो लोग एक्सपीरियंस लिए हुए हैं इसका, तो वो बेल बजाया करते थे, है ना, घंटी बजाते थे। ठीक है, या फिर चाट का ठेला यस आता था, सर। वो चाट का ठेला वाला क्या करता था आपका, वो टक 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 करता था, हमको पता लगता है हाँ ये आ गया है, होता था नहीं होता था ये। यस सर। तो वो यस वो सर। साउंड क्या है, वो साउंड पहली बार में हमको नहीं समझ में आती थी। पहली बार में जब किसी ने घंटी बजाई तो हम देखते थे बाहर, अरे कौन आया, फिर हमने देखा अरे ये तो अ, कुल्फ़ी वाला आया है। फिर अगले दिन क्या होगा, वो घंटी बजेगी, फिर हम देखेंगे हाँ ये कुल्फ़ी वाला आया है। तो क्या होगा, तीसरे दिन घंटी बजते ही हमें लग जाएगा कि अरे ये कुल्फ़ी वाला आया हुआ है। तो घंटी की साउंड का कुल्फ़ी से कोई संबंध है नहीं वैसे, लेकिन क्योंकि अब वो जो कुल्फ़ी वाला है वो घंटी बजा रहा है और हम देख रहे हैं उसको घंटी बजा रहा है और कुल्फ़ी का ठेला चल रहा है करके, तो हम घंटी की आवाज़ से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कुल्फ़ी वाला आया हुआ है। ऐसे तो होता ना, क्यों? और यही जब चाट यस का सर। ठेला वाला आता है तो वो जो टक टक करता है, तो टक टक की आवाज़ से हम समझ जाते हैं चाट के ठेले वाला है। ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव लिए हुए हैं, तो मैंने आपके सामने दे दिए। ठीक, बहरहाल तो कुत्ते के लिए भी क्या है कि वो जो साउंड है बैल की, वो कहीं ब्रेन में छप गई। अब इसको लग रहा है कि हाँ ये जो बैल बज रही है, तो फिर इसके बाद फूड आ रहा है। तो फिर कुछ अटैम्प्ट्स बाद क्या होता है, बैल बजाई जाती है बट फूड नहीं लाया जाता है। तो ये देखा जाता है कि बैल बजते ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी लार टपकना शुरू हो गया है, बट फूड तो आया नहीं था। तो अब ये पावलोव समझ जाते हैं, या ये कहते हैं कि ये हो गया हैबिट फॉर्मेशन, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी उद्दीपन सामान्यीकरण क्या हुआ। ठीक, खाने की वजह से लार टपक रही थी, ठीक है, बैल की वजह से लार टपक रही है ये समझ में नहीं आता। तो खाने की वजह से जो अनुक्रिया हो रही थी वही अनुक्रिया बैल की वजह से भी होने लग गई है। तो इसका मतलब क्या है कि बैल और जो खाना है वो आपस में क्या हो गया, आपका एसोसिएट हो गया है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, इसको हम कुछ और उदाहरणों से भी समझ लेते हैं। सांप को देख करके कितनों को डर लगता है आप में से, सांप को या छिपकली को या कॉकरोच सर को। मुझे कॉकरोच, डरते हैं सर। बिल्कुल सभी को लगता है। कॉकरोच से। हाँ सामान्य रूप से, हाँ सांप से तो तुम डरती नहीं होगी, कॉकरोच से डरती होगी खैर। तो सांप, कॉकरोच, छिपकली, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब बाघ जैसी चीज़ बोलूँगा तो डरने का मौका नहीं मिलता ना, फिर तो डू और डाई वाली स्थिति है, फिर लास्ट ही हो जब बाघ आई गया सामने। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो, असली का सांप आएगा सामने से, आपको डर लगेगा, या असली का कॉकरोच आएगा सामने से, असली की छिपकली आएगी, डर लगेगा ना, बोलो हाँ है ना, यस सर। क्योंकि उनसे नुकसान होना है आपको। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल तो खैर इतना नहीं होता है, बीच में मतलब मुझे अभी भी याद है जब हमारे कॉलेज टाइम था, उस टाइम पे ये इनके डमीज़ बड़ा आया करते थे, वो रबड़ के सांप, रबड़ के छिपकली, रबड़ के कॉकरोच इस टाइप के। आज तो बच्चे उससे खेलना बंद कर दिए, क्योंकि पता लग गया सबको कि ऐसा होता है। जब शुरुआत में वो आए थे तो क्या करते थे लोग, किसी के पीछे से चुपके से आकर के वो जो रबड़ का जो सांप दिख रहा असली में सांप जैसा, वो रख दिया। अब वो इंसान क्या, वो सांप समझ करके डर जा रहा, उसको होता था नहीं होता था ऐसा, बोलो। यस सर। तो ये हुआ स्टिमुलस जनरलाइजेशन।
असली सांप को देख करके तो डर लगना ही है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो डमी है उसका, वो जो रबड़ का सांप है, वो तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता ना हमको, उसको देख के भी डर लग जा रहा है हमको। तो इट मीन्स वो रबड़ का सांप वैसा ही हमारे लिए उद्दीपन बन के आ रहा है जैसा कि असली का सांप होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही है उद्दीपन सामान्यीकरण। जब दो उद्दीपनों से एक जैसी अनुक्रिया होने लगती है, जिनमें से एक होता है वास्तविक उद्दीपन यानी कि नेचुरल स्टिमुलस, और एक होता है आपका अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन यानी कि नॉन नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ठीक है, दोनों से एक जैसी अनुक्रिया होने लग जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उद्दीपन सामान्यीकरण है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको अपने जीवन में दिख जाएंगे। ठीक है, एक उदाहरण और देता हूँ आपको मैं। जो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किचन से तो हम सब जुड़े रहते हैं, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग चने की सब्जी खाई है आपने, जो काले चने होते हैं। यस सर। चने की सब्जी कुछ इस तरीके से बनाते हैं जैसे चिकन बनाया होता है। तो कई बार क्या होता है कि चने की सब्जी बनने में चिकन के बनने की ऐसी खुशबू आने लगती है, तो एक भ्रम पैदा हो जाता है। होता ही नहीं होता बोलो, है ना? यस सर। हाँ, नहीं ऐसा अनुभव तो मेरा है, तो मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। ऐसे मतलब कई सारे अनुभव हम लोगों के जीवन में होते हैं जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बट वैसा नहीं, कुछ और ही हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर कुत्ते वाले जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें कहाँ पर ये जनरलाइजेशन होता है? ये होता है आपका घंटी और किसमें? खाने में। ठीक है, कि दोनों की वजह से जब एक ही क्रिया होने लग गई है। तो दिखा रहा है आपको, देखो कि पहले इसने घंटी बजाई तो लार नहीं टपकी, सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं। इट मीन्स ये कंफर्म कर दिया कि घंटी का लार के टपकने से कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशनिंग के पहले है। अब जब कंडीशनिंग हुई तो घंटी बजाई, खाना लेके आए और लार टपकने लगी। अब लार टपक रही है खाने की वजह से, लेकिन घंटी भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसके है। जब 2-3 अभ्यास किए ऐसे, तो उसके बाद लास्ट में खाना लेकर के नहीं आया, सिर्फ घंटी बजाई और लार टपक गई। तो पहले केस में जहाँ एक और घंटी बजाने पर लार नहीं टपक रही थी, अब कंडीशनिंग के बाद ये लार टपकने लग गई घंटी की आवाज़ से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कर दिया हैबिट फॉर्मेशन है कि कंडीशनिंग, और इस कंडीशनिंग को बोलते हैं कंडीशन, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, 4 नाम आपको बहुत देखने को मिलेंगे इसमें, इनको आप याद रखिएगा। पहला है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसको हम बोलते हैं स्वाभाविक, क्योंकि अनकंडीशनड बोल रहा है, जहाँ पर कोई कंडीशन ही ना हो। मैं आपसे कहूँ कि अगर आप क्लास करोगे तभी मैं आपको कल पढ़ने दूंगा, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन है एक, कि अगर आप क्लास करोगे तभी पढ़ने दूंगा। समझ में आ रहा है? घर में मम्मी कहती ना, बेटा पहले काम कर घर का पूरा, उसके बाद मैं तेरे को दोस्त के साथ जाने दूंगी। तो क्या है, कंडीशन रख दी गई है किसी काम के लिए। तो जब किसी काम के लिए कंडीशन रखी जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, कंडीशनड। ठीक है, अब कंडीशन ही नहीं है, बिना किसी कंडीशन के कोई काम हो रहा है तो अनकंडीशनड हो जाएगा, तो स्वाभाविक हो गया ये। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया, फिर ये अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये बात आपको याद रखनी है कि अनुक्रिया एक ही होती हुई दिखाई देगी आपको। ये अनुक्रिया क्या आपका, अनुक्रिया सिर्फ सेलिब्रेशन ही है। ठीक है, ठीक है, और यही आपका कभी कंडीशनड हो जा रहा है, कभी अनकंडीशनड हो जा रहा है। जब ये सेलिब्रेशन आपका है अनकंडीशनड स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और जब यही सेलिब्रेशन आपका कंडीशनड स्टिमुलस के अगेंस्ट होगा तो इसको बोलेंगे हम कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, यस सर। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, पढ़ा रखा, तो इसमें कुछ डिस्कस करने ऐसा है नहीं। ठीक, इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। कंसेप्ट क्या हैं? पहला तो है एक्सटेंशन है आपका। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है,
कि किसी चीज़ को अब विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना बोलते हैं, इसको विलुप्तीकरण बोलते हैं वैसे। मतलब ये समझो कि अगर वो जो घंटी बजा करके कुत्ते के मुँह से लार टपक रही है, तो वो लार टपकने का कारण अभी भी एक उम्मीद है कि घंटी बजी है तो खाना आएगा। जब वो उम्मीद टूटेगी ना घंटी के साथ, तो फिर घंटी बजने पर लार नहीं टपकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, घंटी बजाई, खाना लेकर नहीं आए, धोखा हो गया। दोबारा घंटी बजाई, फिर खाना नहीं आया, तो 3-4 बार ऐसा करने के बाद अब कुत्ता जो है वो लार टपकाना बंद कर देगा। तो इसे बोलते हैं विलुप्तीकरण, ठीक है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब कि बहुत जल्दी ही क्या करना है, रिकवरी कर लेना। किस बात की रिकवरी, आप समझो। फर्स्ट टाइम जब घंटी का खाने के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे, मतलब कि घंटी बजने पर लार टपक जाए, ये चाह रहे थे पावलोव, तो 5-6 अभ्यास करने पड़े उनको, तब जा करके वो घंटी की आवाज़ से कुत्ता लार टपकाना शुरू किया। 5-6 अभ्यास करने पड़े, लेकिन फिर बाद में वो कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज़ से लार टपकाना भूल गया, क्योंकि वो बीच में क्या हुआ आपको बताया मैंने, घंटी तो बजाई लेकिन खाना लेके नहीं आए। अब बहुत समय बाद खाने के साथ फिर से घंटी की आवाज़ आती है, तो कुत्ते का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो फिर एक्टिवेट हो जाता है और वो एक ही अटैम्प में दोबारा से कंडीशनिंग कर लेता है, ठीक है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में आपको समझा चुका हूँ। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो स्टिमुलस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों स्टिमुलस के सापेक्ष जो अनुक्रिया है हमारी, यानी कि रिस्पॉन्स है, वो अलग अलग होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके हाथ में अगर जलती हुई मोमबत्ती की मोम गिर जाए तो आप क्या करेंगे, बताइए। मैंने पूछा आपसे, आपके सर हाथ में। हाँ, डाइवर्ट करने की कोशिश फूक मार के। बिल्कुल, वो जल जाएगा हाथ आपका, उसको आप तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे, आप पानी डालेंगे, ठंडी बर्फ़ लगाएंगे, जो भी करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके हाथ में शहद गिर जाए, क्या करेंगे, बताओ। एक तरफ तो सर हाथ में, खाने भी बिल्कुल, एक तरफ हाथ में आपके खाने जलती मोमबत्ती खाने की मोम गिरी, तो आपको दर्द हुआ और आपने क्या किया, फटाफट ट्रीटमेंट शुरू किया। दूसरी तरफ आपके हाथ में शहद की बूंद गिरी, तो आपने उसको चाट लिया। दोनों तरफ अनुक्रियाएं अलग अलग हुई नहीं हुई। तो यही बता रहे हैं ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो समझने लगता है धीरे धीरे कि किस उद्दीपन के सापेक्ष कौन सी अनुक्रिया होनी है। अच्छा, ये मैंने आपको जीन पियाजे जब पढ़ाया था तब समझाया भी था कि बच्चा क्या होता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऑलमोस्ट शुरू कर देता है ये सीखना, ठीक। आपको मैंने एनिमिज्म भी बताया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि गुड्डा और गुड्डा गुड़िया उसको इंसान की तरह ही लगते हैं, तो उनको कपड़े पहनाना, है ना, उनको नहलाना धुलाना, उनकी शादी करवाना आपस में, मतलब वही ट्रीटमेंट जो एक इंसान के साथ होता है, क्योंकि अभी वो समझ ही नहीं रखी दोनों अलग अलग है, इंसान और ये। बाद में वो धीरे धीरे समझने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, कि किस उद्दीपन के सापेक्ष कैसी अनुक्रिया होनी है, ये समझना। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है आपकी, दिस इज व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस कैन कॉज द कंडीशनड रिस्पॉन्स सेंस इफ इट हैड बीन एसिड विद द कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, ये सब आपका फॉरगेटिंग के जो थ्योरीज है वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है। इनको अभी रहने दीजिए, वैसे भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो इतना हम जाएंगे नहीं। अच्छा, बात करें इनकी हम इम्प्लीकेशन की, उपयोगिता क्या है इनकी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको बताया मैंने कि हैबिट फॉर्मेशन, बच्चों में आदत निर्माण करना, ये इसकी क्या है, खूबी है, या फिर कह सकते हैं इसकी उपयोगिता है इस सिद्धांत की। तो ये हमारा पावलो का सिद्धांत कंप्लीट होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने इस डिस्कशन में फैक्ट डिस्कशन कम और कंसेप्ट डिस्कशन ज़्यादा किया है। तो जिनको फैक्ट लिखने हैं, सिर्फ रटने का काम करना है, वो पुराने वीडियो में जाएं
जिनको समझना है तो यहाँ पर इसको सुन के समझ सकते हैं, और जो भी डाउट आपका होगा तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है।